मॉक टेस्ट कैन बी वन ऑफ द वे ऑफ योर रिवीजन। ऐसे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि एटलीस्ट मैं नीट में ये मिस्टेक्स तो वापस रिपीट नहीं करने वाला। आपको दिखेगा कि उनमें से 6 और 5 ऐसी हैं जिनको अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता, जिसको आपने अगर 2 बार और पढ़ा होता, तो वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता था। तो एक्यूरेसी आपकी ऐसे ही हाई होगी। मतलब आप लोगों ने ऐसे ही हवा बना रखा है कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जैसे मेरा एक बैचमेट था, उसने गलती की थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या था कि उसको लगा कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना है, बट ऐसे तैयारी नहीं होती। अगर आप ये सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। आइडियल स्केड्यूल की अगर मैं बात करूं, अगर आइडियल टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास अभी अगर मैं कोचिंग वाला पार्ट रिमूव कर देता हूं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ऑलमोस्ट सारे कोचिंग में सिलेबस खत्म हो गया है एंड स्टूडेंट्स मोस्टली कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो पर डे आप 12 घंटे के आसपास की पढ़ाई कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाओ 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप उठते ही पढ़ाई करने बैठ जाओ। जो भी आपने ब्रश वगैरह करके आप फ्रेश हो गए, ब्रेकफास्ट से पहले आप पढ़ाई करने बैठ जाओ, क्योंकि यार ब्रेकफास्ट तक अगर हम वेट करते 1-1.5 घंटा हमारा उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं क्या करता था, मैं उठते ही पहले पढ़ने बैठ जाता था और फिर ब्रेकफास्ट करो आप। और स्टार्टिंग में सुबह सुबह अगर मैं बात करूँ तो बायो पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इनऑर्गेनिक पढ़ना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है एंड आप जो है मेमोराइज भी बहुत ईजिली कर सकते हो उस टाइम पे। देन ब्रेकफास्ट के बाद आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। जो भी आपने मॉर्निंग में बायो पढ़ा है, इनऑर्गेनिक पढ़ा है, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। फिर आप एक ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आप लंच वगैरह कर लो। लंच के बाद आप 2 से 5 आप मॉक टेस्ट की हैबिट बना सकते हैं। 2 से साढ़े 5 जो एक्चुअल नीट की जो टाइम होती है, 2 से साढ़े 5, अगर आप अभी से वो टाइम को सेट कर ले और उसको काइंड ऑफ आप प्रैक्टिस करते रहें 2 से साढ़े 5 हर रोज़ मॉक टेस्ट देने की, या हर जो भी आप फ्रीक्वेंसी मॉक टेस्ट दे रहे हैं 3 दिन में या 4 दिन में, तो वो काफ़ी सही टाइम रहता है 2 से साढ़े 5 मॉक टेस्ट देने का। उसके बाद आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस करें। मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बाद जो भी आपको गलतियां मिली, जो भी आपको टॉपिक्स मिले, आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। रात को फिर डिनर के बाद थोड़ा बहुत जो भी 1-2 घंटा आपको मिलता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स हो गया या फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात में आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके होते हैं, आपको यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर कोई याद करने वाली चीज़ डेफिनेटली नहीं हो पाएगी। सो यार मैं भी काइंड ऑफ इस टाइप का ही टाइम टेबल कुछ फॉलो करता था। बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स्ड कोई टाइम टेबल या शेड्यूल बनाओ आप, ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ एक ब्रीफ और रफ सा आइडिया होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है आप 10 से 12 घंटे आराम से पुटअप कर सकते हैं। देखो, आप पढ़ते हो ये मैटर करता है, बट आप कैसे पढ़ते हो ये और भी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक क्लास है उसमें 50 बच्चे हैं। अब उसमें से एक सेम ही टीचर सबको पढ़ा रहा है, बट सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला है क्लास में। सिर्फ उसका होगा जो सही तरीके से पढ़ रहा है। तो आई वुड से कि एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप तो कंपलसरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 4 घंटे सो के बाकी टाइम पढ़ोगे, तो आप जो पढ़ोगे ना वो भी भूल जाओगे, क्योंकि यार ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं दोगे ना, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे और आपको जो चीज़ें आप पढ़ने के ट्राई कर रहे हो आपको याद भी नहीं रहेंगी और आपको समझ भी नहीं आएंगी। तो यार एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप इज़ डेफिनेटली नेसेसरी। तो गाइज आई वुड ऑल्सो से कि यू डेवलप अ हॉबी जिसको आप दिन में 15-20 मिनट दे पाओ। तो एज एन एग्जाम्पल आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल। तो एंड आई वुड सजेस्ट कि यार ये जो हॉबी है ना, ये आउटडोर एक्टिविटी हो। अगर आउटडोर नहीं भी है तो यार यू कैन डू जस्ट सिंपल बेसिक स्ट्रेचिंग जहाँ भी आप पढ़ रहे हो 15-20 मिनट के लिए। उससे यू विल बी अगेन गेट रेडी टू स्टडी फॉर योर नेक्स्ट स्टडी सेशन। अभी का जो टाइम है दिसंबर जनवरी, इन 2 मंथ्स आपको फुल फोकस करना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। मैक्सिमम कोचिंग्स के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन मेरे को पता है, मैं बहुत सारे एस्पिरेंट से कनेक्टेड हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पर्सनल लेवल पे कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस। काफ़ी स्टूडेंट्स के बैकलॉग है, काफ़ी स्टूडेंट्स के वीक टॉपिक है, कुछ स्टूडेंट्स के वीक सब्जेक्ट्स भी हैं। तो आप पहले उन सब्जेक्ट्स को, वीक टॉपिक्स को पहले आप कंप्लीट करो। जो भी आपका पार्ट रिमेनिंग रह गया उसको ख़त्म करो। उसके साथ साथ आप जो भी पार्ट्स आपको लगता है कि आप प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड रहना है पहले 2 महीने, दिसंबर और जनवरी। उसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद जब आप फेब में आओगे, तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो थोड़े बोर्ड्स में बिजी हो जाएंगे फेब और मार्च के आसपास, और जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर्स हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो फुल प्रॉपर रिवीजन पे फोकस करें एंड उनको जो भी लगता है कि मिस्टेक्स थे उनको हटाने पे फोकस करें। अगर मैं अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आपको बताऊं, अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो इज़ वेरी क्लियर कट, दैट इज़ एनसीईआरटी। बट द थिंग इज सबको पता है इंडिया में जितने 22-25 लाख लोग
नीट की तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है कि बायो इज़ द की, बट द थिंग इज़ दैट बायो की एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है वो मैटर कर रहा है। सो मैं क्या करता था, बायो के लिए मैं पढ़ता था, ठीक है, रीड करता था, फिर 4-5 बार और रीड करता था, कॉन्स्टेंटली रीड करता रहता था, लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन, एंड जितने भी डायग्राम्स होते थे बायो के एनसीईआरटी में, मैं उसको एनालाइज करता था। मतलब डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और डायग्राम से इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के भी क्वेश्चन आ सकता है। जितनी भी टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, उनसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बनाता था। मेरा हमेशा क्वेश्चन फ्रेमिंग का एटीट्यूड रहता था। मैं कोई भी पैराग्राफ पढ़ता था तो मेरा रहता था कि इस पैराग्राफ से कितने टफ से टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर क्या क्वेश्चन इस पैराग्राफ से जनरेट किया जा सकता है, वो मैं खुद बनाता था कि इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं एग्जामिनर जो एग्जाम बनाता है उससे मैं आगे रहूँ, मतलब मैं उससे बेटर क्वेश्चन बना सकूँ। For practice, I will suggest कि coaching modules, if they are NCERT oriented, solve that. Otherwise, books like fingertips are also equally good. So you can solve fingertips. But जो recent trend है कि statement type के question और assertion reason type के question ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आप fingertips का last वाला portion ज़रूर solve करें and pick out some coaching. आजकल जो coaching के modules भी आ रहे हैं उसमें mostly जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उन पे स्टडी दिया जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप कोचिंग मॉड्यूल ज़रूर सॉल्व करें। एंड देन एंड विद प्रीवियस ईयर वो रेदर सजेस्ट कि 2 से 3 साल का प्रीवियस ईयर इज़ टू जज कि कैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है। उससे ऊपर अगर आप जाते हैं, यू शुड बी चेकिंग योर नॉलेज। उससे ऊपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप नॉलेज चेक करने के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज आपको समझना है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। जस्ट सॉल्व द प्रीवियस 2 to 3 years ऑफ क्वेश्चन पेपर। याद करने की बात है तो आई वुड रेदर से कि आई सी बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज 2 पोर्सन। एक वो वाला पोर्सन जो बहुत सारा ऑब्वियस सारी चीज़ें हैं, एक वो वाला पोर्सन जो कि आप आधी नींद में भी उठा के उससे क्वेश्चन किया जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। आपको साथ ही साथ समरी की लाइंस भी रीड करनी है, क्योंकि कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ समरी में दी होती हैं और वो इन टेक्स्ट नहीं दी होती, एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि जो एग्जामिनर है ही और शी विल फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम दोज लाइंस। एंड अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड ऑल्सो सॉल्व द बैक एक्सरसाइज। तो जो नीट 2024 के एस्पिरेंट्स हैं उनके पास तो टाइम थोड़ा कम है, तो आई वुड से कि आप एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, बट बायो एनसीईआरटी डेफिनेटली रीड तो आप कर लेना, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ ही लेना। बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका 1 हफ्ते बाद एग्जाम है और आप 1 हफ्ते में बायो की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव शॉर्ट नोट्स। सो देयरफॉर शॉर्ट नोट मेकिंग आपको कहीं ना कहीं रिवीजन में हेल्प करती है, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती है। इसके साथ साथ मैं क्या करता था, जहाँ पे मैं पढ़ता था, जो भी मेरा पढ़ने का प्लेस रहता था, उसमें मैं क्या करता था, जो भी टफ पोर्शन है, जैसे आपकी क्रैप साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, या फिर फैमिलीज़ का कंपैरिजन है, वो सब मैं चार्ट्स बना के अपने वॉल पे पेस्ट कर देता था, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें जो आप अक्सर भूल जाओगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट बायो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा भूल जा रहा हूँ, एंड बायो ऐसी है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, इट्स नॉट मी ओनली, एंड आपके साथ भी होता होगा। जब आप 12th का पोर्शन पढ़ते होगे तो 11th के पोर्शंस बहुत सारे नेम वगैरह छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते होगे, तो वो चीज़ होती रहती है। इस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रिपीटेड रिवीजन करना है, एंड वो चीज़ें हर चैप्टर से लिख लेनी है जो आप भूल रहे हो। जैसे आप लिविंग वर्ल्ड से जो भूल रहे हो वो अलग से लिख लो, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जो चीज़ें भूल रहे हो वो अलग से लिख लो। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे और आपको वो चीज़ पता चल जाएगी जो आप भूलते हो। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री को लेके, सो केमिस्ट्री में भी मैंने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। एंड केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों आप काफ़ी ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। सो इट्स लाइक कि फिजिकल केमिस्ट्री इज़ वेरी मच लाइक फिजिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है बायो के हिसाब नीट के हिसाब से देखा जाए तो, बिकॉज इट्स लाइक कि आपको एक बार एनसीईआरटी से थ्योरी डेफिनेटली पढ़नी ही पढ़नी है, एंड देन आफ्टर आपका जो भी सोर्स है क्वेश्चन का वो आप लगा सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। एंड इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप PYQ लगा लोगे एंड दैट इज़ डन फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल कुछ हद तक फिजिक्स से मैच करता है, क्योंकि लाइक फिजिक्स जितना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स में है उतना ही इम्पोर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आई वुड से कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की अप्रोच भी कुछ हद तक फिजिक्स की तरह होनी चाहिए। नॉट टू रीड बिफोर द क्लास अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, देन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मार्क द क्वेश्चन एंड मेक श्योर कि आपने वो उसके प्रीवियस ईयर लगा रखें, क्योंकि फिजिक्स की तरह फिजिकल केमिस्ट्री में भी प्रीवियस ईयर वैसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, तो आपको उनके लिए तो एनसीईआरटी डेफिनेटली रीड करनी ही करनी है, और जो ऐसे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं या फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर हैं उसके लिए अगर आप एनसीईआरटी एक बार भी पढ़ो तो इट इज़ इनफ। बट जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके लिए आप आई थिंक एटलीस्ट
ट्वाइस या थ्राइस तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि यू कैन रिटेन द फैक्ट्स और यू आर एबल टू प्रोड्यूस देम इन द फाइनल नीट एग्जाम। इफ वी कमिंग टू द इनऑर्गेनिक ऐसी एक सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मात खा जाते हैं। इनऑर्गेनिक जो है उसको आपको बायो जैसा ही पढ़ना होता है। बायो जैसे ही आपको बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो उसी तरीके से आपको इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी है। कई बार रिपीटेटिवली पढ़नी है, क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी है, क्वेश्चन दूसरी जगह से लगाने हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हो और कहीं से ढूंढ के भी लगा सकते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनऑर्गेनिक में डेटा इतना ज़्यादा है ना, एंड चीज़ें अभी रिसेंटली अगर मैं एग्जाम पैटर्न्स की बात करूँ तो काफ़ी कुछ डायरेक्टली पूछा जा रहा है और इट्स लाइक कि डायरेक्टली लाइनों से निकाल के पूछा जा रहा है। तो इट्स लाइक कि आपको हर लाइन याद होनी ही चाहिए। यू हैव नो चॉइस विद इट। ओके, दैट इज़ वाई आपको इनऑर्गेनिक बार बार रिपीटेड वे में पढ़नी होगी। शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ोगे सो और भी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनिक। ओके, सो ऑर्गेनिक जो है उस समय पहले 1-2 साल पहले लोगों को लगता था कि ऑर्गेनिक जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बट अगर आप रियल में पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऑर्गेनिक ऐसी नहीं है। ऑर्गेनिक इज़ वेरी मच लाइक एनसीईआरटी ओनली। जब आप पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर देखेंगे, यू विल फाइंड कि देयर इज़ नो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी एंड एट द एंड यू हैव टू मग अप। आपको सिर्फ रट्टा ही मारना है इनऑर्गेनिक में। ज़्यादा कुछ ही चीज़ें समझने लायक इनऑर्गेनिक में, कुछ चैप्टर्स दैट आई विल मार्क्स, फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दीज आर द फ्यू चैप्टर्स जहाँ आपको थोड़ा समझना है। एल्स वाइज आपको मोस्टली याद ही करना है। नाउ कमिंग ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यार अगेन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है और उसमें रिएजेंट दिया है, तो ये सब आपका क्लियर रहना चाहिए। जो डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, आर इफेक्ट, प्लस आर माइनस आर, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक में आपके कंसेप्ट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए यार यू कैन रेफर योर क्लास नोट्स। एंड यार ऑर्गेनिक की लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वुड से कि ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी यू शुड स्टडी फॉर एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। तो आपको ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि टेल द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी ही पड़ेगी। इसमें इवन आप क्वेश्चन देखोगे, इंडेक्स के क्वेश्चन या फिर एंड चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो काफ़ी अच्छे हैं। सो आप क्या करो, आप उसे 2-3 बार पढ़ोगे ना, आपको चीज़ें स्ट्राइक कर जाएंगी। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, जैसे आपने जो भी चैप्टर पढ़ा उसकी जो भी नेम रिएक्शंस हैं, आपको उनको अलग से लिख लेना है, एक पेज पे अलग से लिख लेना है। ओके, सो इस तरीके से आप जो भी पढ़ते जा रहे हो उसकी नेम रिएक्शन अलग से लिखते जा रहे हो, तो एक चार्ट नेम रिएक्शन का बन जाएगा। इसके साथ साथ जो भी रिएक्शन है वो अपने आप में ही क्वेश्चन है। सो इट्स लाइक कि आपके हर रिएक्शन अपने आप में क्वेश्चन है और आपको उसका ध्यान रखना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट है, रिएजेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स है। अगर मैं रिएजेंट्स को गायब कर दूँ एंड सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मैंने आपसे पूछा है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ किया हुआ है, तो इट्स द क्वेश्चन। अगर मैंने रिएक्टेंट एंड रिएजेंट दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट को गायब कर दिया, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो हर रिएक्शन जो आप एनसीईआरटी में देख रहे हो वो अपने आप में क्वेश्चन है। ओके, तो गाइस अब बात कर लेते हैं फिजिक्स स्ट्रैटेजी की। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यार अपने अंदर से फिजिक्स का डर निकालो। मतलब आप लोगों ने ऐसे ही हवा बना रखा है कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो मतलब इस करके ही आप फिजिक्स को पढ़ते ही नहीं हो, आप ट्राई ही नहीं करते हो पढ़ने की, और पहले से ही सोचते हो कि बहुत डिफिकल्ट होगी फिजिक्स तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो पहले तो दिमाग से इसको निकाल दो कि फिजिक्स बहुत टफ है। मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, क्योंकि अगर आप नीट का पैटर्न देखेंगे तो मोस्टली इट इज़ लाइक कि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। 80% to 70% क्वेश्चन वही पुराने क्वेश्चन विद डाटा चेंज होता है। तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर करके जाएं। एनसीईआरटी पे आएँ तो फिजिक्स एनसीईआरटी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आप मैकेनिक्स तो पूरी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर द अदर आई वुड से कि आप 12th की एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लें। 11th की सेकेंड पार्ट जो है वेब्स वाला पोर्सन, वेब्स और एसएचएम वाला पोर्सन, आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी से पढ़ें। लेकिन फॉर द अदर पोर्सन यू कैन स्किप एनसीईआरटी इन फिजिक्स, बट मेक श्योर कि जो फिजिक्स में एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन है वो आप करके जाएं, क्योंकि नीट में डायरेक्टली बिना डेटा चेंज किए भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इट विल बी हाईली स्कोरिंग इन दैट मैट। जैसे मेरा एक बैचमेट था, उसने गलती की थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या था, जब हम 12th में आए हुए थे, सो वो थोड़ा कोचिंग से अलग हो गया, टीचर्स को नहीं फॉलो करता था, अपने मन से ही पढ़ता रहता था, तो वो काफ़ी जल्दी जल्दी पढ़ता था। तो उसने अपना सिलेबस इतनी जल्दी कर लिया कि वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाया, और वो मेरे जितना ही पढ़ता था, बट नीट में वो उतना अच्छा नहीं कर पाया, बिकॉज इट्स लाइक कि उसको लगा कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। बट ऐसे तैयारी नहीं होती। फिज़िक्स में तैयारी सिर्फ समझ के ही हो सकती है। अगर आपने फिज़िक्स को अभी नहीं समझा, उसको लॉजिकली बिल्डअप नहीं किया, उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं स्ट्रॉन्ग किया,
तो आप आगे जाके किसी भी शॉर्ट ट्रिक का या फिर फॉर्मूला रट के ये नहीं कर सकते, आप फॉर्मूला रट के बहुत अच्छा नहीं स्कोर कर सकते। सो आपको इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि अभी आप जो भी पढ़ रहे हो उसे कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली बिल्डअप करो एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि इवन नया क्वेश्चन भी आए ना तो भी आप बेसिक से अप्रोच करना सीखो। ओके, सो इस चीज़ का आपको फिजिक्स में ध्यान रखना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। मैं कहूँगा कि ऑन एन एवरेज देखा जाए आपके 3 से 4 महीने पहले एग्ज़ाम के सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपके पास ये जो 3-3.5 महीने बचे हुए हैं वो आपके किस लिए जाएंगे, वो आपके रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पे जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट को लगता है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है, आपको क्या पढ़ना है। जैसे रिवीजन क्या है, रिवीजन यानी कि आप कोई चीज़ रिपीटेडली पढ़ रहे हो, बट आप पूरा सिलेबस बार बार एक ही लाइन से तो नहीं पढ़ सकते। आप सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ो जो चीज़ें आपकी वीक हैं या जिन पे आप कमज़ोर हो, उन चीज़ों को पढ़ो। वो आपको कैसे पता चलेगी कि क्या वीक है, वो आपका मॉक टेस्ट बताएगा। इसलिए मॉक टेस्ट एंड रिवीजन कनेक्टेड होते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आपका क्या नेक्स्ट मूव होना चाहिए, आपको कल क्या करना है, वो आपको क्या बताएगा, आपका आज का मॉक टेस्ट का रिजल्ट। यस, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मॉक टेस्ट होता है वो उसको आपको कैसे देना है। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, दिसंबर हो गया, जैन हो गया, इस टाइम के अंदर आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दो तो भी चलेगा, या फिर आप 15 डेज के अंदर भी एक मॉक टेस्ट दे रहे तो भी चलेगा। लेकिन जो लास्ट के 2 महीने हैं, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हर ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट अपियर करो, क्योंकि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा क्रूशियल है आपके फाइनल नीट एग्जाम के स्कोर को डिसाइड करने में। मॉक टेस्ट में आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, जितने क्वेश्चंस आपके सही होंगे, जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी, उतने अच्छे से आप फाइनल एग्जाम में जो है स्कोर कर पाओगे। प्लस मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि कौन से ऐसे पार्ट्स है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं, जो आप जिस पे आपको काम करना है। तो रोज मॉक टेस्ट आप जैसे जैसे आप ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट अपियर कर रहे होंगे, उसमें आपको एनालाइज करते रहना है कि हाँ ये पार्ट मेरा कमजोर है, इस पे मेरे को काम करना है। और जो 1 दिन का गैप मैं दे रहा हूँ, उस गैप के अंदर आप क्या करो, उन वीक पार्ट्स पे काम करो और रिवीजन पे फोकस करो। बकल अप योर स्पीड, अपनी स्पीड थोड़ी इंक्रीज करो सिलेबस कंप्लीट करने की। तो लेट्स से फैब में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो मार्च से आई वुड से कि आप ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दो, और अप्रैल में तो यार डेली मॉक टेस्ट दो। लेट्स से आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया, लेट्स से आपका मार्च में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप मिड मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। फिर मिड मार्च के बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो ऑल्टरनेट डे, और अप्रैल में एवरीडे मॉक टेस्ट आप दो। पहला स्टेटमेंट तो मैं यही बोलूँगा कि इफ़ यू आर सेइंग दैट इट इज़ अ सिली मिस्टेक, आप उन 10 सिली मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए। आपको दिखेगा कि उनमें से 6 और 5 ऐसी हैं जिनको अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता, जिसको आपने अगर 2 बार और पढ़ा होता, तो वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता था। तो सिली मिस्टेक कहना इज़ लाइक कि आप इज़ अ वे ऑफ एस्केपिंग आउट, आप उससे बचना चाह रहे हैं। तो आई वुड रेदर से कि 10 में से 6 इनिशियल डेज में मोस्टली आपकी कंसेप्चुअल या प्रैक्टिस की लैगिंग होगी। फॉर द अदर 4 मैंने आई यूज़ टू डू इट टू मच, सो आई कनेक्टेड टू माई टीचर्स। तो इनिशियली उन्होंने यही बताया कि जब आप पेपर कर रहे हों, यूज़ अ पेन जहां आप क्वेश्चन के की पॉइंट्स को मार्क करते जाएं। कि क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देन आई यूज़ टू सर्किल कि द ट्रू इज, मैं ट्रू को सर्किल कर देता था। द क्वेश्चन करते समय दैट कीप्स रिवॉल्विंग इन माइंड कि द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ट्रू। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक यू कैन यूज़। आफ्टर दैट अगर आप पेपर दे के आए, आपने एनालाइज किया और आपको मिली फॉर से 5 सिली मिस्टेक्स, तो व्हाट आई यूज़ टू डू वाज कि मैंने पहला पेपर दिया, मैं उन 5 सिली मिस्टेक्स को मार्क करता था, और मैंने दूसरा पेपर दिया, दूसरे पेपर में मार्क किया। तो जब दूसरा पेपर देने जाऊंगा उससे पहले मैं वो पहला पेपर पढ़ के जाऊंगा, पेपर से 1 घंटे पहले, कि मैंने क्या क्या सिली मिस्टेक्स की थी, कहाँ कहाँ चेंज पॉसिबल है। और जब हम तीसरा जाएंगे मॉक पेपर देने, तो हम पहला और दूसरे की सिली मिस्टेक्स पढ़ के जाएंगे। ऐसे ही फर्दर विद टाइम यू विल सी कि आपकी नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। पहले पेपर में अगर आपको 5 मिल रही हैं, तो आपको 15वें पेपर में 4 मिलेंगी और 3 मिलेंगी। लेट्स से आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, आपने क्वेश्चन में करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इवन नॉट इनकरेक्ट भी लिख देते हैं कई बार, आपने मतलब क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, तो आपको ऐसी गलतियाँ भी उस मिस्टेक नोटबुक में लिखनी है, ताकि नीट से 1-2 दिन पहले आप उस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज कर पाओ, और मतलब थोड़ा सा ऐसे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि एटलीस्ट मैं नीट में ये मिस्टेक्स तो वापस रिपीट नहीं करने वाला। बट इट्स लाइक कि मुझे पता था कि मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आ रहा है, इट डजेंट मैटर कि उतना ही नीट में आए, क्योंकि नीट पे वही है, मूवमेंट की बात है
कि आप उस मोमेंट में क्या करते हो वो डिपेंड करता है। होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे बताते थे, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो बताता था कि उसके मॉक टेस्ट में हमेशा 610, 710, 715, 720 आते थे, बट रियल में उसके फिर 695 आए नीट एग्ज़ाम में, और मेरे जिसके 680, 690 आते थे उसके नीट में 715 आए। सो वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस डेफिनेटली आता है, वो मूवमेंट की बात होती है। अनदर थिंग इज़ दैट जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था मैं 2 चीज़ें मेंटेन करता था। पहला, मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स इससे एब्सटेन करते हैं, बट आपको इसको एब्सटेन नहीं करना है, आपको इसको रेसिस्ट नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट ट्राई करना है। मॉक टेस्ट देना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी है। इट्स नॉट लाइक कि हफ्ते में आपने 7 मॉक टेस्ट दिए या फिर आप हर दिन एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। इसका फ़ायदा आपको जब तक नहीं होगा जब तक आपने जो मॉक टेस्ट दिया आप उसे एनालाइज नहीं करते। जब आप मॉक टेस्ट दें फिर उसमें उसको आप चेक करें खुद से, फिर आप देखें कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया और क्या आपने छोड़ दिया। मतलब एक अनअटेम्प्टेड है, एक इनकरेक्ट, एक करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ को आप एनालाइज करें। एंड देन आफ्टर मैं 2 डायरी मेंटेन करता था। एक होती थी मिस्टेक डायरी, एक होती थी एनालिसिस डायरी। मिस्टेक डायरी में वो अपनी हर गलती लिखता था, चाहे वो सिली से सिली कितनी ही सिली मिस्टेक हो, मैं अपनी सारी गलती, सारी कैलकुलेटिव मिस्टेक की, ग्राम को किलोग्राम नहीं कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट किया, या फिर क्वेश्चन को गलत पढ़ा, या फिर ऑप्शन को गलत पढ़ा, या फिर इसको गलत एज्यूम कर लिया, जितनी भी मिस्टेक्स होती थी, जितनी भी टाइप की मिस्टेक होती थी, मैं अपनी सारी मिस्टेक डायरी में लिखता था। ओके, एंड जो कुछ भी मैं नया सीखता था कि इस फॉर्मूले को ऐसे यूज़ करना था, या फिर ये नया फॉर्मूला, या फिर ये नया कॉन्सेप्ट है, तो वो सारी नई चीज़ें जो भी मैं सीखता रहता था मॉक टेस्ट के थ्रू, क्योंकि मॉक टेस्ट भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। एंड मॉक टेस्ट कैन बी वन ऑफ द वे ऑफ योर रिवीजन। अगर आपको कोई चीज़ रिवाइज करनी है, जस्ट ट्राई अ मॉक टेस्ट। ओके, सो इस पॉजिटिविटी के साथ आप मॉक टेस्ट दें, एक मिस्टेक डायरी बनाएं, एक रिवीजन डायरी बनाएं, ओके, और इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करें। एंड संडे सैटरडे को मैं क्या करता था, इन दोनों को पढ़ता रहता था। इवन जब मेरा नीट का एग्ज़ाम था उस दिन मैं सुबह अपनी मिस्टेक डायरी खोल के पढ़ रहा था, बिकॉज मैं अपनी मिस्टेक्स ऐसे देख रहा था, पलटा रहा था उसको कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, ताकि आज मैं वो रिपीट ना करूँ आज के एग्ज़ाम में। सो मिस्टेक डायरी आपको लास्ट तक काफ़ी हेल्प करेगी एंड आपको काफ़ी एक्यूरेसी आपकी हाई करेगी। और नीट में आपको पता है कि नॉलेज मैटर करती है, स्पीड मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर करती है, तो एक्यूरेसी आपकी ऐसे ही हाई होगी। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना कि मेरे इतने ज़्यादा इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे मिस्टेक डायरी ही उस चीज़ को रिड्यूस कराएगी और इसी से आपका मॉक टेस्ट का स्कोर हाई जाता है। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हम रिवीजन की बात करें, सो मैं क्या करता था, मॉक टेस्ट देता था एंड मॉक टेस्ट देने के बाद प्लान बनाता था कि मॉक टेस्ट ऐसा गया है, सो अब मुझे फिर पता चल गया कि मेरा ये वाला चैप्टर वीक है या फिर ये वाला पोर्शन वीक है। उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी बनाता था, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं रिवीजन प्लान बनाता था कि अब मुझे इसको रिवाइज करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नीट की जो जर्नी है इट्स नॉट दैट ईजी एज ऐसा लगता है, बट उतनी ईजी नहीं होती है। इट्स ऑलवेज फुल ऑफ चैलेंजेस, इट्स ऑलवेज फुल ऑफ स्ट्रगल, बट द थिंग इज़ दैट जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत मैटर कर जाता है कि आप हमेशा इम्प्रूवमेंट के एटीट्यूड में रहो। सो दैट्स इट फॉर लास्ट 5 months। अगर आप ये सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं।